299 में था कि एल्डरफर की जो ERG थ्योरी है, ERG स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एग्जिस्टेंस जैसे ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड की तरह है। ई यहाँ पे जैसे एग्जिस्टेंस शो करता है, मास्लो के अंदर हायरार्की ऑफ नीड के अंदर इसके पहले दो स्टेप आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी सिक्योरिटी। आर यहाँ पे रिलेटेडनेस है, और वहां पे उसकी जो मुतबादिल होगा वो वहां पे वर्ड था लव एंड बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे जी ग्रोथ है, और वहां पे जो जी स्टैंड करता है वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शो करता है। तो जो किसी इंसान की सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ और नीड्स के अंदर, ये आखिरी के अंदर जो है वो आ रही होती है, जी के अंदर आ रही होती है। ई स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। अच्छा, 300 था। वट मैकलैंड की तीन मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी मैकलैंड की? ये रट्टे लगा लेने आपने, मैकलैंड की इसकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मैकलैंड की थ्योरी, विक्टर वी रोम की थ्योरी, इनके पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। मैकलैंड की थ्योरी में था कि कोई शख्स, उसको तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोगों की तीन तरह, यानी मोटिवेशन लोगों की तीन तरह की होती है। कि कुछ लोग को खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कामयाबी से, कि मैं ये अचीव कर लूं, फिर उसका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। कुछ लोगों को दोस्त बनाने से मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है। कुछ लोगों को पावर मिलने से, ओहदा मिलने से, तरक्की मिलने से, अथॉरिटी मिलने से खुशी मिलती है। तो ये मैकलैंड जो है वो ये अचीवमेंट नीड, एफिलिएशन नीड और पावर नीड की बात करते हैं। Which motivational theories suggest that individuals are motivated by a desire to reduce the perceived gap between the current state and a desired state? यानी कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि आपका जो किसी जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं वो, और जो जहां पे आप हैं उसके गैप को कम करना, उसके गैप की बात करती है। तो कौन सी थ्योरी होती है ये वाली? बताइए जरा, सोचिए कि कौन सी थ्योरी है कि जो ये बात करती है आज मैं क्या हूं, कल मैंने क्या होना है। आज मेरी ये नीड है, यानी मैं उस, मेरे गैप कितना है आज और कल जहां मैंने पहुंचना है, मेरा उसके अंदर गैप कितना है। तो ये हमारी, जी बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, ये गोल सेटिंग थ्योरी है। ठीक है, आप गोल सेट करते हैं, और गोल सेट करने से आपको पता चलता है कि मैं आज किस स्टेज के ऊपर हूं और मुझे कल किस स्टेज के ऊपर पहुंचना है। गोल से पता चलता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैंने पहुंचना कहाँ पे है, कितना गैप है जिसको मैंने कवर करना है। ये गोल सेटिंग थ्योरी है। बात की समझ आई आपको? थोड़ा स्टेटमेंट को दो तीन तरफ दफा समझिएगा तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इक्विटी थ्योरी तो होती है जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, हम कहते हैं कि उसको इतना काम मिला है, मुझे इतना मिला, इस तरह की बात। री थ्योरी होती है जो हमें मोटिवेट करती है किसी लालच की बुनियाद पे, किसी बिहेवियर की बुनियाद पे। ERG थ्योरी वो डिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ की बात होती है। Which motivational theories suggest that individuals compare their inputs and outputs? एक इंडिविजुअल, एक बंदा अपनी जो इनपुट है उसको अपनी आउटपुट को साथ कंपेयर करता है, आफ्टर टू डिटरमाइन इफ दे आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, कि मुझे जितनी तनख्वाह मिल रही है उतना मुझसे परफॉर्म, उतना टास्क लिया जा रहा है। ये तो नहीं तनख्वाह कम दे रहे हैं, काम ज्यादा ले रहे हैं, फलां बंदे को तनख्वाह ज्यादा मिलती है, काम थोड़ा होता है। यानी जहां पे हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो है ना वो आउटकम टू दूज ऑफ अदर, यानी देख रहे होते हैं कि मुझे, मेरे साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ये देख रहे होते हैं कि फेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इक्विटी थ्योरी बोलते हैं। सबको क्लियर है, मसला तो नहीं किसी को? अच्छा, बाकी टू फैक्टर थ्योरी जिसके अंदर मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर होता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वो वाली होती है, एक्सपेक्टेंसी और वैलेंस की बात होती है, ERG एग्जिस्टेंस, रिलेटेड और ग्रोथ की बात होती है। Herzberg two-factor theory proposes that which of the following factor are hygiene factor? हाँ जी, मैंने आपको बताया था अभी, हाइजीन फैक्टर होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर ये है कि मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे एक ईमानदार, मुझे एक अच्छा इंसान, मुझे मेहनती इंसान बनना है, मुझे 24 घंटे काम करना है, मैं जो है वो काम को टाइम के ऊपर पूरा करूंगा, टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूंगा। यानी खुद के साथ जो बातें हो रही होती है ना, कि मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, मैं ये एक अच्छा से अपने आप, ये होती है हमारी मोटिवेशन। जबकि
दूसरे एंड पे हमारा जो हाइजीन होता है वो ये होता है, मैं मोटिवेटेड हूँ, इधर से बॉस जो मेरा है मुझे हर वक्त तंग कर ही रखता है, उसको मेरा मोटिवेशन हो, मेरे ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई नई नई तरक्कियां करना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो मेरा बॉस के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, ये चीजें डिमोटिवेट करते हैं। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि मैं 2017 के अंदर स्कूल टीचर भर्ती हुआ था, प्राइमरी स्कूल टीचर। अब मैं जो है ना वो जब मैं प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती हुआ, मैं बड़ा मोटिवेटेड था कि यार हम लोग जो है ना वो निज़ाम बदल के रख देंगे, हम बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लोगों की किस्मत बदलेंगे। बड़े मोटिवेटेड थे। स्कूल के अंदर गए, पहला महीना दूसरा महीना बड़ा डट के पढ़ाया। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं कि 2 बज जाते हैं और हम कहते हैं कि जो है ना 4 बजे तक भी हमें पढ़ाना पड़े, हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या हुआ, बताया गया था डिग्री वेरिफिकेशन करवा लें आपको फिर तनख्वाहें मिलेगी। खैर सारा कुछ करवा लिया, सारी चीजें करते रहे। जब हमारे 2 महीने गुजर गए, तनख्वाह का प्रोसेस चलवाया, डिप्टी से जिसे साइन करवाने थे उसने कहा 2,000 देंगे तो आपके तनख्वाह वाले चार्ट के ऊपर साइन करेंगे। अब हमने कहा हमने रिश्वत नहीं देनी, वो तनख्वाह हमारी और लेट होने के चांसेस। आखिरी दिन जिस दिन पे रोल चलना था, हमने उससे जाके जो है ना वो साइन करवाए, उससे पैसे देके फिर आगे, फिर अकाउंट ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा जी कि 5500 कितने देंगे तो आपकी तनख्वाह चलेगी। इस चीज ने हमें इतना डिमोटिवेट किया कि यार हम इनके लिए 100 किलोमीटर दूर घर से और इतनी ईमानदारी से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कम से कम इदारे की जिम्मेदारी हमारी तनख्वाह तो चलवा दे। और इस ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले मैं फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर सिलेक्ट हुआ था, तो फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर जो मेरे दोस्त थे उनके 15 दिन जो है ना वो जो सिलेक्ट हुए थे ना, तो 15 दिन यानी महीने का मिड था, यकम आई तो उनको यकम पे चेक दे दिए गए, यानी उनको तनख्वाह दे दी गई। तो हमें इतना जलील किया गया। तो देखिए बात तो ये है कि 7-8 महीने, बताएं कौन बंदा सरवाइव करता है 7-8 महीने, यानी एक महीना सरवाइव नहीं कर सकता तो वो 7-8 महीने कहते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि वो हम डिमोटिवेट किया इन चीजों ने, और जिन चीजों ने डिमोटिवेट किया वो क्या थे, वो हाइजीन फैक्टर थे, और जो चीजें हमें थी वो मोटिवेशनल फैक्टर थे। हमारा मोटिवेशनल फैक्टर हाई था और हाइजीन फैक्टर हमारा जो है वो लो था। बात की सबको समझ आ गई, याद रहेगी बात है। ये जो जहाँ 7-8 महीने वाला, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। According to Mackland acquired need theory, individual with a high need of affiliation are motivated by, ये इसके अंदर देखें एफिलिएशन वाली नीड कौन सी होती है, मैंने 3 तरह की मैकलैंड की बताई थी ना। जबरदस्त है, बस हर एक इदारे के अंदर ऐसा होना चाहिए ना, हर कहीं ऐसा होना चाहिए। इसी डंडे वाले इदारों में ऐसा क्यों होता है, बाकी इदारों में क्यों हमारे जो सिविलियन, यकीन कर लें कि इतना जलील किया जा रहा है टीचर्स को, मतलब असातिज़ा को 6 लाख तादाद होने के बावजूद। जिन इदारों के पास डंडा है ना, कल का नोटिफिकेशन था पेंशन के हवाले से कि फैमिली को 10 साल मिलेगी, वहीं पे लिखा हुआ था कि आर्म्ड फोर्सेज और उनको जो है ना और पुलिस वालों को उनकी 50% बढ़ाने की बात हो रही थी। यानी आप खुद देख लें कि इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, इसे डंडा चाहिए बस, इन्हें कोई और इदारा इन्हें चुभता है और इदारा को अच्छा लगता ही कोई नहीं। फिर कौम का हाल भी तो यही है ना, कौम भी तो जवाल पजीर है। डिमोटिवेट खैर नहीं करना चाहिए मुझे ना, लेकिन बहरहाल क्या करें, अल्लाह आपको जॉब दे, चीजें आसान हो, सबके लिए आसान हो। बस मेरे बात ये है कि जब तक ये लोग नहीं न जाएंगे, ये जो बैठे हैं, तो तब तक हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। ये लोग जो बैठे हैं इस वक्त इनकी तरजीहात बिल्कुल उलट हैं। ये 180 डिग्री, और इनके अंदर गट्स है ही नहीं कि ये तो अपने इदारों को जवाब नहीं दे सकते, ये आईएमएफ को क्या जवाब देंगे। इनसे उम्मीद नहीं रखनी। अल्लाह इनको जो है ना ले जाए और कोई और ऐसा धरनाट आदमी आए जो आईएमएफ को भी देख ले और जिसके दिल के अंदर अपनी आम पब्लिक का एहसास पैदा हो, अपनी पब्लिक का एहसास हो। अकॉर्डिंग टू मैकलेंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी, इंडिविजुअल विद द हाई एफिलिएशन वाली नीड कौन सी होती है, जहां हम लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। जी एफिलिएशन वाली कौन सी नीड होती है, यानी मैकलेंड में अचीवमेंट नीड, पावर नीड और जो है था सोशल रिलेशन नीड, कौन सी आती है इसके अंदर। जी शाबाश, सोशल रिलेशन और कॉपरेशन जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। वो किधर चला गया, ये इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी के अंदर व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम रिलेटिव टू इनपुट्स।
कौन सी ऐसी, इक्विटी के लिए कौन सी है, इक्विटी है कि फेयरनेस के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। बैलेंस का मतलब तो बदमाश ही वो तो होता है ना, बराबरी होता है। हम बराबरी नहीं चाहते, हम इक्विटी चाहते हैं। जिसकी भूख एक रोटी की है उसे एक रोटी मिले, जिसकी भूख दो रोटी की है उसे दो रोटी मिले, जिसने काम ज्यादा किया उसको ज्यादा तनख्वाह मिले, जिसने काम कम किया उसको कम तनख्वाह मिले। तो फेयरनेस इक्विटी के अंदर होती है, बैलेंस के अंदर या इक्वालिटी के अंदर या जस्टिस के अंदर नहीं होती। ठीक है। Which motivational theory suggests that individuals are motivated by the belief that their efforts will lead to good performance, कि उनकी efforts उनको अच्छी performance देंगी और उनकी performance जो है वो उनको outcome अच्छी देगी और outcome अच्छा reward देगी। ये कौन सी थ्योरी थी, नाम बताइएगा जरा। कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी आउटकम अच्छी होगी, आउटकम अच्छी होगी तो रिवार्ड अच्छा होगा। तो ये कौन बात करते हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाले करते हैं, विक्टर वीरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वीरोम विक्टर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। 307 है, द एसेंशियल करैक्टर कोऑपरेटिव लर्निंग इज, जब कॉपरेशन से हम काम कर रहे होते हैं, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग होती है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, कॉपरेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर तो हो नहीं रही होती, ठीक है, कॉपरेशन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, कॉपरेशन होता है नो डाउट। इफेक्टिव लर्निंग जो है वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है ना पॉजिटिव ताल्लुक होता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है, तो हम मिलजुल के चीजों को बेहतर कर रहे हैं। बाकी भी इफेक्टिव लर्निंग कॉपरेशन भी हो सकता है, लेकिन सूटेबल पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। A child has started working on new and different project with his own 306 एक्सपेक्टेंसी है। कितनी दफा तो बचा ये वाली थ्योरी बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस हो एफर्ट होगी तो परफॉर्म होगा, आउटकम आउटकम होगा तो रिवार्ड होगा, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। Child has started working on new and different project with his own new and different way, which was not by his teacher it is। चाइल्ड जो है वो देखें, हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू, एक नए के ऊपर काम कर रहा है, एंड अच्छा अच्छा जी ठीक है ठीक है। चिल्ड्रन हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट विद हिज ऑन न्यू एंड डिफरेंट वे विच वाज नॉट बाय हिज टीचर इट इज। कौन सी चीज इसमें नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू, बच्चे नया काम करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट करते हैं और अपने विद इज ऑन न्यू एंड डिफरेंट वे, नए तरीके से करते हैं, विच वाज नॉट बाय हिज टीचर इट इज, विच वाज नॉट बाय हिज टीचर इट इज। अच्छा टीचर नहीं बताता बल्कि खुद कर रहे हैं, ओरिजिनेशन ही है, ठीक है, ओरिजिनेशन का मतलब होता है नहीं, मैं बात समझ समझ रहा था ऐसे सवाल, जैसे बात की गई है कि जो कि नहीं है इसमें से ऑप्शन, इस तरह की बात वो नहीं है। तो मतलब जब भी कोई बच्चे, यानी वो नया काम कर रहे हैं बच्चे और नए तरीके से कर रहे हैं, ये ओरिजिनेशन होता है। ये क्या उस्ताद के बताए हुए तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक नए तरीके के साथ कोई काम कर रहे हैं, वो ओरिजिनेशन होता है। बस स्टेटमेंट को समझना भी बड़ी साइंस है एजुकेशन के अंदर। बात की समझ आई है कि कोई नया काम करना, नए तरीके से करना, उस्ताद को फॉलो ना करना, तो ओरिजिनेशन होगा ना, कि नए नई तरीके से कर रहे होंगे। ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो है ना वो सवाल है। एडेप्टेशन तो होता है पुराने तरीकों को अडॉप्ट कर लेना, यानी जिस तरह पहले वाली, ये आप अगर उसको देखें ना, साइकोमोटर डोमेन के जो हैं पॉइंट्स हैं, सेट, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, और इस तरह अडॉप्टेशन ओरिजिनेशन, ये उसकी तरह के बनता है, ठीक है। हाउ ये रिसर्च का सवाल है, हाउ अ रिसर्चर कंट्रोल एक्सटर्नल, ये दो चार सवाल ना दरमियान में घुस आए थे वो कोटा पूरा करने के लिए। हाउ अ रिसर्चर कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर, एक रिसर्चर है उसके अंदर ना वो जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान नए जो है ना चीजें भी घुस रही हैं, तो उनको कैसे ठीक कर सकते रैंडमाइजेशन के जरिए, रेप्लिकेशन के जरिए, दोनों के जरिए, या नन नन के जरिए। देखें जी आपने
जब आप कोई किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो जब आप बार बार रैंडमाइजेशन के अंदर डाटा ले रहे होंगे ना, कि डाटा बार बार और लोगों से बार बार ले रहे हैं, ये तो आपकी रिसर्च को बेहतर कर रहा है। यानी ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर को जो असर होगा वो कम कर रहा होगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर के असर को कम। रेप्लिकेशन, अगर एक आप तजर्बा बार बार करते हैं, तो बार बार अगर एक ही सेम ही आंसर आएगा, तो हमें तो प्रूव हो जाएगा कि यार ये अच्छी रिसर्च हमारी चल रही है। तो रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन, ये दोनों चीजें बताती हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो एक्सटर्नल फैक्टर से पाक है, एक्सटर्नल फैक्टर का असर जो है वो कम है, और वो ये कंट्रोल हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर। टू इंक्रीज द वर्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इट इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ। बड़ा अहम सवाल है कि देखिए, अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। नए करिकुलम नहीं बेहतर करने की जरूरत, हमें असेसमेंट बेहतर करने की जरूरत है। देखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का करिकुलम वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम है, वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम है, बड़ा जबरदस्त काम किया होता है उन्होंने, उनकी बुक्स कमाल की बुक्स हैं। लेकिन उनकी असेसमेंट क्या है? वो जीरो है। असेसमेंट, हर बच्चा जो है वो पास हो रहा है 70% के अंदर, असेसमेंट जीरो है, तो वो क्या पूरा निजाम का भट्ठा बैठ गया हुआ है ना, यानी वो सारा। तो ये असेसमेंट जो है असेसमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेसमेंट को ठीक कर लेंगे, निज़ाम ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन, ये सब पार्ट्स है किस्म का इसी के अंदर आता है। और करिकुलम को ठीक करने से अकेले कुछ नहीं होता, सिलेबस भी करिकुलम का पार्ट है, तो असेसमेंट ही होगा। असेसमेंट होता है कि चेक करना, यानी आपने जो पढ़ाया है उसकी आउटकम देखना, कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, वो उसकी आउटकम कैसी है, बच्चों को आता भी है कि नहीं आता। यानी आप पढ़ाते तो वीआईपी तरीके से जाएं, सारे तरीकों अच्छे तरीके से पढ़ाएं, लेकिन आप उसको चेक नहीं कर रहे बच्चे, तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उससे कहा मुझे पूछना तो है किसी ने नहीं। ये सवाल भी अहम है। टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट इन क्लास, आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो, और आपके साथ उनका इंटरेक्शन हो, यानी गुफ्तगू भी चले अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास, तो अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, जो बता रहे हैं ना डी मैडम सदफ महानूर साहबा, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्लास में बच्चों से सवाल पूछूं ना, चाहे वो बीएड के बच्चियां भी बैठी हों, वो अपने आप को छुपा रही होती हैं कि अगला सवाल मेरे को ना आ जाए, अगला सवाल मुझसे ना कर लिया जाए। और सवाल जब बच्चों से हम कर रहे होते हैं, सवाल से बच्चे जो है वो सवाल से इंटरेक्शन आजकल कम हो रहा होता है। सवाल करने से ये नहीं है कि मैं सवाल करूंगा तो बच्चे जो है ना वो उछल उछल के बताएंगे, अगला बच्चा भी कहेगा सर मुझसे सवाल करें, अगला कहेगा मुझसे सवाल करें। बच्चे सवाल के ऊपर आजकल जो है वो चुप बैठे रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए, सारे जो है ना वो जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, इस तरह लगे होते हैं। तो जो पढ़ाने के अंदर जब हमने बात कर रहे हैं इंटरेस्ट डेवलप करने की, जब इंटरेस्ट डेवलप करना है, अट्रैक्शन लेके आनी है, तो हमें बच्चों को, ब्लैक बोर्ड तो हम कॉमनली यूज करते हैं, स्टोरी के जरिए भी पढ़ा रहे होते हैं, हम पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट, अगर ये बात करें ना कि आप क्लास के अंदर मतलब सवाल इस तरह करके आते हैं, आस्क क्वेश्चन का जिनका आंसर होता है वो इंटरेक्शन के हवाले से होता है कि आप क्लास में कैसे, लेकिन जो इंटरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है ना, इंटरेस्ट डेवलप सिर्फ पिक्चर से होता है। इंटरेस्ट किससे डेवलप होता है? पिक्चर से होता है। बात की समझ आई थोड़ी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959, अटेंशन के लिए क्वेश्चन होगा कि बच्चे थोड़े अटेंटिव हो जाएंगे कि मेरा नंबर भी आ जाएगा, पर इनका इंटरेस्ट डेवलप कोई नहीं होता है, खुश कोई नहीं होता सवाल करने पे। आजकल के बच्चे ये नहीं कहते सर जी साढ़े को सवाल कितने करो। बस वो फेयर है होता है बच्चों के अंदर, कोशिश तो करते हैं इस फेयर को कम करें, लेकिन बहरहाल जो है वो फेयर, फिर आस्क क्वेश्चन जी, उसके बाद आस्क क्वेश्चन हो सकता है अगर पिक्चर ना हो तो। अच्छा जी, ये किसके दौर में हुई थी? 1959 की पॉलिसी अयूब खान के दौर के अंदर आई थी, ठीक हो गया। और कौन था इस वक्त सेक्रेटरी, कौन था इसका? वजीर जिसको कहते हैं शरीफ था, शरीफ था ना। इन परी स्कूल द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन, जो छोटे बच्चे होते हैं, एस एम शरीफ जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं
उनको जब गाइड कर रहे होते हैं तो उस गाइडेंस का पर्पस क्या होता है? पर स्कूल में बच्चों को स्कूल लेके आना, उनको गाइड करना, उसका पर्पस क्या होता है? एक्सप्लोर करना बच्चों को, एडजस्ट करना, बच्चों को जो गाइडेंस होता है ना, इसका पर्पस ही एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, उनको किसी चीज के हवाले से रहनुमाई करना कि वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, उस चीज को तस्लीम कर ले, उसके मुताबिक ढाल ले। तो गाइडेंस का पर्पस एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखी जाती है? बड़ा आसान सवाल आ गया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर जो होते हैं, अखराजात होते हैं, आमदनी और कमाई का हिसाब कहाँ लिखा जाता है? कैश रजिस्टर, शुक्रिया शुक्रिया, कैश रजिस्टर में लिखते हैं। हु प्रेजेंटेड द इक्विटी थ्योरी? इक्विटी थ्योरी किसने दी थी? मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी थी। मैकलेंड ने वो थ्योरी दी थी, अचीवमेंट एफिलिएशन और पावर, पावर वाली दी थी, पावर और एफिलिएशन वाली। और एडम ने दी थी, इक्विटी थ्योरी दी थी। ठीक है, एडम ने इक्विटी थ्योरी दी थी। व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या पर्पज होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का? क्लासरूम टीचिंग के, बच्चों को क्लास में पढ़ाए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है। करिकुलम डेवलपमेंट के, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है करिकुलम बनाए, या वो वहां पे मैनेज करे और लीडरशिप का किरदार अदा करे, या स्टूडेंट की काउंसलिंग करे। कौन सा काम है? जी बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन। करिकुलम डेवलपमेंट करना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, वो अलग विंग होता है। क्लासरूम पढ़ाना टीचरों का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता। स्टूडेंट की काउंसल करनी, ये प्रॉपर काउंसलर अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप का किरदार अदा करना, ये लीडरशिप का काम होता है। Which administrative role involve coordinating and overseeing the day by day to day operation of school or educational institution? जी, कौन होता है स्कूल के अंदर जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन को देख रहा होता है, रोजाना की बुनियाद पे स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को देख रहा होता है, और उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव किरदार अदा कर रहा होता है? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल है। डे टू डे आगे ना वो, बाकी सुपरिटेंडेंट हो, बाकी सारे कभी कभार होती हैं, तो सुपरिटेंडेंट रोजाना, जो हेडमास्टर होता है रोजाना देखता है, ये प्रिंसिपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल मिशन स्टेटमेंट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? हर इदारे की मिशन स्टेटमेंट होती है। तो मिशन स्टेटमेंट का क्या काम होता है? टू आउटलाइन द स्कूल बजट, के स्कूल का बजट लिखे। टू डिफाइन द स्कूल लॉन्ग टर्म गोल्स एंड वैल्यूज, के जो एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल के जो गोल्स हैं, वैल्यूज उनको देखेगी। टू स्पेसिफाई करिकुलम फॉर द अपकमिंग ईयर, टू डिटरमाइन टीचर सैलरीज। ये बिल्कुल, ये बी ऑप्शन है। स्कूल के गोल्स और वैल्यूज को देखना, ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। In the context of educational administration, what does SPED stand for? एस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एसपीईडी का मतलब क्या है? यानी जहां पे एसपीईडी आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे? स्पेशल एजुकेशन, एसपी स्पेशल, ईडी एजुकेशन। तो जहां एसपीईडी लिखा होता है तो हम इसको स्पेशल एजुकेशन समझते हैं कि ये स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। लास्ट सवाल है आज का। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचर इवेल्युएशन? टीचर की इवेल्युएशन हम क्यों करते हैं? कि स्टूडेंट के ग्रेड देख सकें, चिल्ड्रन को फैसिलिटेशन दे सकें, या टीचिंग को मजीद इफेक्टिवनेस बनाया सके और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। इस वजह से हम टीचर्स की जो है वो एवेल्यूशन कर रहे होते हैं। ये सी ऑप्शन आसान सा सवाल है। ठीक है जी, अब हम साइकोलॉजी कल से शुरू करेंगे। और साइकोलॉजी के हमने जो है 6 दिन अगले साइकोलॉजी चलेगी। देखें, याद रखें, साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। और साइकोलॉजी में से सबसे ज्यादा सवाल साइकोलॉजी में से होते हैं। साइकोलॉजी की थ्योरी थोड़ी टिपिकल भी है, बड़ी भी है, सिलेबस भी बड़ा है। तो 600 एमसीक्यूज अगला जो है साइकोलॉजी का होगा। कोशिश करेंगे कि हर रोज 50 एमसीक्यूज हम दोहरा लें। आज जो है वो 73 74 से शुरू किया था, 20 तक आए हैं। तो हमारे तकरीबन जो है ना वो 46 47 एमसीक्यूज आज हमने कर लिए हैं। तो बहरहाल कल कोशिश करेंगे कि 50 एमसीक्यूज करें। ठीक है जी, ओके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।